कि मुसलमानों के अंदर बाज बच्चे तो ऐसे हैं कि जो दुनियावी तालीम इतनी हासिल करते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं कि मजहबी बुनियादी हक क्या है, और बाज बच्चे ऐसे हैं जो मजहबी इतनी हासिल करते हैं कि वो दुनियावी एतबार से कुछ कमजोर रह जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों में इतना शऊर आ जाता है कि जो शऊर एक इंसानियत की तरक्की के लिए एक बढ़ने का जरिया है। अपने यहाँ जितने भी मदरसा हैं उनके अंदर जो तालीम है वो दोनों तरीके की तालीम दी जाए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा आ गया कि हमारे बच्चे कहीं पर जाकर के खड़े होते हैं और अगर उनको कॉम्पीट करना पड़ता है तो उनको टेस्ट वही देना पड़ता है जो दूसरे बच्चों को देना पड़ता है, लेकिन तालीम वो नहीं ली भी होती जिसको पढ़कर आप वो टेस्ट दे पाते हो। उसकी वजह से मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मुसलमान बच्चे हैं वो थोड़े पढ़ाई के मामले में कहीं पीछे रह जाते हैं, अफसर बनने का मौका आता है तो उसमें पीछे रह जाते हैं। मैंने कहा कि इस तरीके के कुछ मॉडल स्कूल्स, मॉडल मदरसा होने चाहिए जहां दीनी और दुनियाई दोनों तरीके की आप तालीम दे सके, ताकि वो बच्चे कल को कॉम्पीट करें। इन बच्चों में किसी में कोई कमी नहीं होती। आज जब जो पढ़ाई करोगे उसी के हिसाब से आप कॉम्पीट करके आगे कोई नौकरी पा सकते हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बन सकता है, पर उसको वो माहौल देना जरूरी है। वर्ष 2013 में जहां प्रदेश भर के मुसलमान शिक्षा को लेकर संजीदा नजर आए और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए कोशिश करते दिखे, वहीं जोधपुर में मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की बरसों पुरानी मेहनत रंग लाई और सोसाइटी को तत्कालीन गहलोत सरकार की मदद से सूबे में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने में बड़ी कामयाबी मिली। चंद दिनों पहले मैं उनके साथ जोधपुर गया था, उन्होंने वहां एक यूनिवर्सिटी अनाउंस की। हमारी कोशिश है कि वहां हजरत गरीब नवाज के नाम पर अजमेर में एक यूनिवर्सिटी बने। आपको आह्वान करूंगा कि मकसद पूरा तभी होगा तब यहां से संकल्प लेके जाओगे। हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोस के अंदर किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, छत्तीसी कौम का हो, किसी जाति धर्म का हो, हम कोशिश करेंगे किसी परिवार में लड़का लड़की कोई शिक्षा से, तालीम से वंचित नहीं रहे। ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। और जब हम ये कर देंगे, अगर शिक्षा जिस प्रदेश में ज्यादा होगी वो प्रदेश आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। अधूरे ख्वाब में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सूबे के मुसलमान नए साल में किस तरह से आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस खास एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं अधूरे ख्वाब से जुड़ी 2013 की खास झलकियां। नए साल में जहां हर तबका और हर समाज आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगा है, वहीं सूबे का मुस्लिम तबका भी अब पहले से ज्यादा संजीदगी दिखाते हुए तालीम, रोजगार, स्वास्थ्य और रहन सहन के हालात को बेहतर करने के साथ साथ अब सियासी मैदान में भी अपना मुस्तकबिल बेहतर करने पर जोर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय वसुंधरा जी ने जो पिछले 5 साल में कार्यकाल रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत शानदार रहा और माइनॉरिटी में ऐतिहासिक काम किए और उससे ज्यादा उम्मीद है कि अब की बार और ज्यादा बहुमत से आए हैं और हर विधानसभा पे, हर बूथ पे माइनॉरिटी ने वोट दिए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी और 36 की 36 कौम को साथ लेके माननीय वसुंधरा जी ऐतिहासिक काम करेगी। किसी समाज को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने देंगे, हर समस्या का समाधान होगा। और आज उन्होंने 60 दिन का प्रोग्राम बनाया हर विभाग का, तो आज माइनॉरिटी के जो विभाग है उनके भी चर्चा है। सब विभागों में अच्छे से अच्छा काम होगा। नई साल में नई नई सौगातें मिलेगी। नई सरकार से हमारे अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जितने भी डिपार्टमेंट में, उनमें हम सबसे ज्यादा ये चाहेंगे कि माइनॉरिटी को लोगों को जहां तक हद से ज्यादा फायदा पहुंच सके। जैसे उर्दू टीचर है जो अब तक जिनकी वैकेंसियां अटकी हुई है, सिर्फ फाइलों में ही वो अभी तक बंद है, तो हम नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन भर्तियों को चालू करें। जो नई सरकार आई है, इससे जो अवाम की तवक्कुआत है वो यही है कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने जो भी अवाम के लिए मजबूत कदम उठाए हैं वो आखिरी सालों में और आखिरी अय्याम में उठाए हैं, तो इस सरकार से हमें ये तवक्कुआत है कि ये पहले दिन से, रोजे अव्वल से अवाम की तकालीफ और अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए कमर बस्ता रहेगी। और जो इस वक्त अवाम का नजरिया है वो बिल्कुल खुल करके हमारे सामने आ गया है और इस वक्त जो राजधानी के हालात है वही हर स्टेज के हालात हमको नजर आ रहे हैं। जो मोहतरमा वसुंधरा राज आई है उससे हम मुस्लिम जितने भी बोर्ड हैं उनका जल्दी गठन हो, क्योंकि गहलोत सरकार के टाइम पर गठन देरी से हुआ, ये भी एक तकलीफ का था, मुसलमानों के लिए नाराजगी थी। और हम उम्मीद करते हैं वसुंधरा सरकार से कि जो मुस्लिम काम अशोक गहलोत साहब ने किए थे उनको फौरन काम किया जाए ताकि मुसलमानों की जितनी भी समस्या है उनका समाधान निकल सके। सरकार से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। वैसे बीजेपी से जो है सरकार मुसलमान जो है आज इस फील्ड के अंदर जो है काफी मतलब तालीम के लिहाज से बहुत पीछे है। इससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ मदरसे दीनी तालीम के लिए चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इससे कुछ उम्मीद है कि मुसलमानों के लिए कुछ आगे के लिए कुछ करेगी। मुसलमानों की मिन जुमला जितनी चीजें हैं उनको टेकअप किया जाना चाहिए। उसमें दस्तकार नगर भी एक चीज है जो रहायशी तौर से, चूंकि मुसलमानों के कॉलोनियां और मुसलमानों की आबादियां तो गेटआउट बन गई हैं, वहाँ किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है और ओवर क्राउडेड है। इससे उनका डेवलपमेंट बहुत तरीके से मुतासिर हो रहा है। हमें बहुत उम्मीद है कि वसुंधरा राजे पूरी इंसाफ पसंद लेडी हैं, अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, तो यकीनी तौर से मुसलमानों का आने वाले मुस्तकबिल में भी उनको पूरा सपोर्ट मिलने की बहुत पूरी उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो प्रैक्टिकली तौर से मुसलमानों की तालीम, इक्तिसादी हालत, इसके बारे में गौर करें और उनको आगे चलाने के लिए अमली शक्ल दें। आज 15 साल में सिविल लाइन चालू नहीं हुई, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान हो चुकी थी। ऐसे में हमने उस आवाज को बुलंद किया क्षेत्र की जनता को कि भाई इनको हटाओ और नया लेकर के आए हम। आप देख लो यहाँ विकास कहाँ हुआ है, मुस्लिम एरिया में जाके देख लो, ईद के रोज भी मतलब गटर लाइन ऐसी बहती है, आज तक गटर लाइन ही नहीं डर सकी। यहाँ वार्ड 73 के अंदर 15 साल के अंदर 15 पाइपलाइन डली, जबकि पूरे जयपुर शहर में पाइपलाइन डल गई थी और इसी का विरोध का परिणाम था जो कि आज ये हारे और अच्छे मतों से हारे। वादा तो इतना बड़ा किया था कि इस पुलिया को चौड़ा कर देंगे, सही कर देंगे। जब आगे उनसे कहा कि इस पुलिया को छोटी सी है, टूट गई, अभी तक नहीं बनी, कम से कम साल भर हो गया, कई लोग गिर चुके हैं, जान का भी खतरा है क्योंकि गाड़ी लेके गिरते हैं।
तो बोले अब की मैं जीतूंगा ना तो ये तो छोटा मोटा काम है, मैं बड़ा काम कराऊंगा। लेकिन हमें मालूम था कि बरसों से जिताते आ रहे हैं, आज तक काम नहीं हुआ, तो आगे क्या बड़ा काम होगा। तो इसलिए हमने अब की बार उनके लिए सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से वो हारे हैं। ये हमारी यही डिमांड है कि जो अब नए जो विधायक आए तो उनसे विनती है कि हमारा जो काम जो है और हमने उन्हें सपोर्ट किया है, वोट दिए हैं, तो अब उस वोट को ध्यान में रखते हुए और हमारा भी काम कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि वसुंधरा जो है वो आने वाले 5 साल में कम से कम मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी के साथ भी बराबर जो न्याय करेंगी और जो फैसिलिटी उनको मिलेगी वही माइनॉरिटी को भी फैसिलिटी देंगी। इसी उम्मीद का और इसी आशा के साथ हमने सरकार को बदला है। जैसे वसुंधरा जी ने वादे किए हैं उसके मुताबिक तो उन्हें आगे बढ़ के खुद मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए और भी जो माइनॉरिटी है मुसलमानों के अलावा उनके लिए भी करना चाहिए ताकि वो सब बराबर आ सके। ये जो गवर्नमेंट है, अब हम इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम वगैरह जो परसेंट टैक्स इतनी नहीं के बराबर हो गई है, वो हमारे परसेंट टैक्स भी लें कि जिससे हमारी नौकरी भी लगे, बच्चे भी और पढ़ते हैं बच्चे, ये नहीं पढ़ते हैं। आजकल पहले के मुकाबले एजुकेशन सब ज्यादा है और वो एजुकेशन की वजह से ही ये जो बदलाव आया आज गवर्नमेंट के अंदर, ये एजुकेशन की वजह से बदलाव आया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने हर शनिचर को जनता दरबार मुनक्किद करने का किया ऐलान, सड़क पर करेंगे अवामी मसाइल की समाअत। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में हुई गलती, मरकज का सुप्रीम कोर्ट के सामने एतराफ। सुप्रीम कोर्ट की सहारा ग्रुप को वार्निंग, 22,000 करोड़ रुपए के जराए का करे इंकशाफ या CBI जांच का करे सामना। और दिव्यानी मामले को लेकर हिंद अमेरिका इख्तलाफात बरकरार, अमेरिकी वज़ीर तवानाई ने किया हिंदुस्तान का दौरा मंसूख। और अब खबरें तफसील के साथ। करप्शन मुखालिफ हेल्पलाइन के आगाज के एक रोज बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हर शनिचर को सड़क पर जनता दरबार मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली के वुज़रा भी सड़कों पर अवामी मसाइल की समाअत करेंगे। केजरीवाल हर शनिचर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक अवामी मसाइल की समाअत करेंगे, जबकि रोजाना एक वजीर अवामी मसाइल की समाअत करेगा और मसाइल जिस महकमे के होंगे उसे रवाना कर देगा। परसों से एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर के साथ लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर, एक्सेस बैरियर ना हो, कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। तो जनता का स्वागत है सुबह 9:30 से 11 बजे तक। और डेली फिर उसके बाद हर सैटरडे को तो सभी मंत्री बैठेंगे, लेकिन उसके बाद डेली बेसिस पे एक मंत्री सामने बैठा करेगा जो केवल अपना विभाग नहीं सभी विभागों की समस्याएं लिया करेगा और आगे फॉरवर्ड की जाएंगी। टाइमिंग सेम रहेगा जी, टाइमिंग सेम रहेगा
और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केवल शनिवार को बैठेंगे और जो ग्रीवांसेस आएंगी उनको, जो अर्जेंट कैटेगरी की ग्रीवांस होंगी, मान लीजिए कोई बहुत बीमार आदमी है, उसको तुरंत एडमिशन कराना है, या कोई ऐसे केसेस को ऑन द स्पॉट वहीं पे फोन करके सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी ग्रीवांसेस हैं उनको कैटेगरीज में बांटा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की एक और नई पहल, सड़कों पर अवामी मसाइल की यकसुई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। मरकजी हुकूमत ने एतराफ किया है कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट के अमल में कुछ गलत हुआ है। अटॉर्नी जनरल जी वानवटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोल ब्लॉक फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमतों से मशवरा करके बेहतर तरीके से अलॉटमेंट किया जा सकता था। मरकज ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एतराफ किया है कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में कुछ गलत हुआ है। अटॉर्नी जनरल जी वाहनवटी ने जस्टिस आरएम लोधा की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच के सामने कहा कि मरकज ने नेक नियति से कदम उठाया था, लेकिन उससे कोताही हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गलती की इस्लाह की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बाज कोयला ब्लॉक्स के डी अलॉटमेंट के ताल्लुक से सवाल किया तो वाहनवटी ने कहा कि इस मसले पर सेंटर आइंदा हफ्ते अपना मौक़िफ सामने रखेगा। अटॉर्नी जनरल ने 2013 में ये कहा था कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंपनियां कुदरती वसाइल की मालिक बन जाएंगी, बल्कि कंपनियों को कोयला ब्लॉक अलॉट करने का फैसला पहला मरहला होता है। कोयला की कानकनी के आगाज के बाद ही कंपनियां कोयला पर अपना हक रखती हैं, ताहम इसके लिए कंपनियों को कई तरह की मंजूरियां हासिल करनी पड़ती हैं। इससे कबल कोयला के जखायर के लिए मशहूर रियासतें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल ने अदालत उज़्मा से कहा था कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट का काम मरकज के तहत होता है और इस मामले में उनका रोल बहुत ही मुख्तसर होता है। वाज़ेह रहे कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए मफाद आम्मा की 3 अर्जदाश्तें दाखिल की गई थीं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। उन मफाद आम्मा की दरखास्तों में कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट को मनसूख करने की अदालत से अपील की गई है। अदालत उज़्मा 1993 से अलॉट करदा कोयला ब्लॉकों का जायजा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के एतराफ पर बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनका ये सवाल है कि क्या कोयला घोटाले में सीबीआई वजीर आजम से पूछताछ करेगी। तो मेरा सवाल है, क्या सीबीआई भारत के प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी? अगर वो 32 से 35 कोल ब्लॉक को कैंसिल करने की बात मान रहे हैं तो मतलब गड़बड़ी हुई है। ये भारत के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। उस समय कोयला मंत्री किसके चार्ज में था? भारत के प्रधानमंत्री के चार्ज में। तो मनमोहन सिंह क्या कोयला मंत्री के रूप में सीबीआई के सामने अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि जब वो कोयला मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? अपने खातेदारों को 22 करोड़ 885 लाख रुपए लौटाने के सिलसिले में सहारा ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ये बताने को कहा है कि जो रकम उन्होंने खातेदारों को लौटाई है वो कहां से आई है। जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस के.एस. खीर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर सहारा ग्रुप को मुतनब्बे किया कि अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि खातेदारों को लौटाई गई रकम कहां से आई तो वो सीबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जांच के लिए तैयार रहें। याद रहे कि सहारा ग्रुप ये दावा कर रहा है कि उससे अदालती अहकामात के तहत खातेदारों को 22 करोड़ 885 लाख रुपए लौटा दिए हैं। शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का कहना है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद होने के बाद मोदी को गुजरात के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राज ठाकरे ने मुंबई में मुनक्किदा रैली में सरदार पटेल की तारीफ करने पर भी एतराज जताया। एमएनएस सरबराह का कहना है कि मोदी को शिवाजी का जिक्र करना चाहिए था। त्या माणसाबद्दल मला त्यांच्या कामाबद्दल गुजरातमध्ये केलेल्या कामाबद्दल मला आदर आहे आणि चांगली गोष्ट वाटते की मी तेव्हाही बोललो होतो की आजही त्याच्यामध्ये काही वेगळं वाटण्यासारखं कारण नाही असावा। पंतप्रधान हा राज्याचा असू नये, त्याच्यासाठी सर्व राज्य ही समान असली पाहिजे। तो विचार मला असं वाटतं नरेंद्र मोदींनी करावा।
त्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे. गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब किया। मोदी की तकरीर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की पूरी छाप थी। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के कल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छा दौर यकीनन आने वाला है। मोदी ने कहा कि अब आलमी सतह पर भी तमाम लोग रियासतों से रास्त डील करना चाहते हैं, जो एक अच्छा इशारा है। भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को, लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये शक्ति हमारे देश के पास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है। हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है। जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। उधर कांग्रेस ने वजीर आजम मनमोहन सिंह की तकरीर के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी के तबसरे पर कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह की बात से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल का कहना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वजीर आजम ने मुईशत की बेहतरी की बात आलमी तनाजुर में कही थी। कि इकोनॉमी को लेकर के उन्होंने इशारे दिए हैं कि अमेरिका में सिचुएशन अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर भी जो क्राइसिस था वो रिजॉल्व हो रहा है, और उसी को सामने रखते हुए जो हमारे रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज से हो रहे हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे दिन आने वाले हैं। और खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी शायद उनकी बात को समझते हुए ही कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तरह से उनसे एग्री करते हुए कहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला बीएस येडियुरप्पा बीजेपी में फिर वापस आ गए हैं। बीजेपी में उनकी वापसी में नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने खुसूसी दिलचस्पी ली, जबकि अनंत कुमार और आडवाणी एंड कंपनी इसके मुखालिफ थे। येडियुरप्पा ने सन 2011 में रियासत के वजीर आला के ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ बगावत करते हुए बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी केजीपी तश्कील दी थी। कर्नाटक के कदावर लीडर और साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी मुतवक्किर थी। नई दिल्ली में येदियुरप्पा और कांग्रेस के लीडरों की खुफिया मुलाकात हुई थी, लेकिन ये किसी मंतिकी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये खबरें गश्त कर रही थीं कि किसी भी वक्त येदियुरप्पा अपने पुराने घर यानी बीजेपी में वापस आ सकते हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार येदियुरप्पा के बीजेपी में फिर से शामिल होने के मुखालिफ थे, लेकिन आरएसएस की रजामंदी ने येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी की राह हमवार कर दी। पार्टी सदर राजनाथ सिंह और येदियुरप्पा के दरमियान आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसेबल के आबाई मकाम शिमोगा जिले में मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुई और इसी मुलाकात में येदियुरप्पा की पार्टी में फिर से शमूलियत का फैसला किया गया। नरेंद्र मोदी ने भी येदियुरप्पा की वापसी में अहम रोल अदा किया है। मोदी को उम्मीद है कि येदियुरप्पा की वजह से लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कर्नाटक में 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। अगरचे येदियुरप्पा और बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी वापसी गैर मशरूत है, ताहम येदियुरप्पा के करीबी लोगों ने इंकिशाफ किया है कि एनडीए के इख्तिदार में आने की सूरत में बीजेपी ने येदियुरप्पा को मरकज में काबीनी वजीर बनाने का वादा किया है।
ताहम येदियुरप्पा के बाज हिमायती मानते हैं कि येदियुरप्पा दिल्ली जाने की बजाय कर्नाटक में ही अपोजिशन लीडर बनने को तरजीह देंगे। खबरें ये भी हैं कि येदियुरप्पा शिमोगा से लोकसभा का इंतखाब लड़ सकते हैं, ताहम येदियुरप्पा इन खबरों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बीजेपी में वापस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद की जांच अदालती कमीशन कर रहा है, लेकिन अदालती कमीशन को इस काम में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध के रोज लखनऊ में वाक़ई कमीशन के दफ्तर में नामालूम अफराद जबरदस्ती घुस गए और दस्तावेजात तलाश करने लगे। हद तो ये हुई कि नामालूम अफराद ने दफ्तर के चपरासी पर बंदूक तान दी। दफ्तर के चपरासी के मुताबिक नामालूम अफराद दफ्तर की अलमारी भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद वो फौरी दफ्तर से निकल गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हुआ था जब आप यहाँ पर आए थे? क्या जी, मैं ऑफिस के टाइम 9:30 बजे आ गया था और दो आदमी थे जो इंडिगो कार थी और जब ब्लैक उसके शीशे थे, वो कार यहीं बाहर खड़ी थी बाउंड्री के बाहर। तो वो कार मैंने जब आया था ऑफिस तो मैंने देखी थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बाहर वाले कैबिन में बैठा हुआ था, फिर वो दो आदमी वहां से उतरे, एक बाहर था और एक अंदर घुसने लगा। तो मैंने अंदर वाले का विरोध किया कि आप अंदर क्यों घुस रहे, तो उसने पिस्टल लगा दी मेरे ऊपर और बोला कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ का चपरासी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो बोला कि कितने लोगों का स्टाफ है? मैंने कहा 4 लोगों का स्टाफ है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है। फिर वो सचिव साहब के रूम में चले गए, फिर उन्होंने उनकी ड्रॉर खोली और हमारे स्टोनो बाबू की ड्रॉर वगैरह खोली, उसमें कुछ फाइलें देखी, पर फाइलों में कुछ रफ पेपर थे, इसलिए उनके ऊपर एक कॉल आ गई उसी समय। उन्होंने अलमारी भी अंदर की खोलना चाहा पर वो खुली नहीं, तब तक उनकी कॉल आई तो उन्हें अपने दूसरे साथी से बोला कि अब चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों लोग यहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने संजय भैया को फोन किया, फिर स्टोनो बाबू को किया, फिर सचिव साहब को फोन करके एफआईआर दर्ज कराई गोमतीनगर थाने में। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ हिरास के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत ने मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर किया। ईटीवी से बात करते हुए शहनाज सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की ढाढ़स बांधने और उन्हें मदद करने वाले समाजी कारकुनान मुतासरीन के हालात को देखकर हैरान हैं। समाजी कारकुन शहनाज सिदरत के मुताबिक जिन हालात में मुतासरीन रहने पर मजबूर हैं वो नाकाबिले बयान है। हुकूमत उनकी मदद के नाम पर एक तरह से मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मेडिकल कैंप लेके गई थी, बाकायदा दवाएं और डॉक्टर्स की एक टीम लेके गई थी। तो मैं जाके देखा कि शाहपुर कैंप भी हटा दिया गया, पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उसको हटा दिया। अब वो लोग तितर बितर हो गए, जिसको जहां जगह मिली है वो वहां कोई सड़क के किनारे उसने अपना लगा लिया है खेमा, कोई कहीं चला गया। और कुछ लोग जहां मैंने मेडिकल कैंप लगाया वो थे जिनको मुआवजा मिला और उन्होंने प्लॉट वहां पर छोटा सा ले लिया है। आप समझ लीजिए मेरे ख्याल 12 बाई 12 का, और उस पर उन्होंने अपना वो तंबू गाड़ लिया है। मतलब रह वो उसी में रहे, पन्नी में ही रह रहे हैं सर्दी में भी। तो उस जगह मैंने कैंप लगाया था और मेरे ख्याल में 1200-1300 लोग थे जिनको हमने दवाएं वगैरह प्रोवाइड की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और कौमी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन शहनाज सिदरत ने मुतासरीन के घरों को ना लौटने की बुनियादी वजूहात कुछ यूं बताई। असली चीज जो है जो वहाँ की हमें समझ में आती है, एक तो ये कि काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और दूसरी सबसे बड़ी कि जो कल्प्रिट हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे, एक औरत है उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, जो मुलजिम है, इस डर से, उनके खौफ से वो नहीं जा रहे हैं कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारवा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो